Assalamu alaikum. My name is Zunaira Suleiman and I am the lecturer of chemistry at Times Institute, Multan. In this semester I will teach you nuclear analytical techniques, and today we are going to discuss about nuclear chemistry. We will see that what is nuclear chemistry, what we will study in this branch of chemistry. Nuclear chemistry is basically branch of chemistry in which we read about the nucleus as written here, nuclear related to the nucleus. It's mean that कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने भी जो रिएक्शंस हैं जिनको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं कहते हैं उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस से चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? क्योंकि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, हमेशा जब भी हम कहते हैं कि एटम्स जो है वो कंबाइन होंगे तो एज अ रिजल्ट एक नया कंपाउंड्स बनता है। एटम्स कंबाइन होने की क्या वजह होता है कि एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग बनती है उसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, या फिर जो है गेनिंग हो रही है, लूजिंग हो रही है, या फिर शेयरिंग हो रही है। जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं या फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई चेंजेस ऐसी हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई रिएक्शन अकर होता है और एज अ रिजल्ट कोई न्यू एलिमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियस के अंदर अब क्या चीज़ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, वो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। जब भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर कोई तब्दीली आती है तो उसकी वजह से कोई न्यू एलिमेंट्स बनते हैं या न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो इस लिहाज से हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ द न्यूक्लियर चेंजेस इन एटम्स इज टर्म्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आती है वो न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस किस वे में होगी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर जो चेंजेस आती है उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद है, और इनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या करते हैं कि रेडिएशंस को इमिट करते हैं और उस इमिशन की वजह से वो क्या होते हैं, किसी एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं। और ये वाला पूरा प्रोसेस कि जिसके ज़रिए एटम्स जो है, एलिमेंट्स जो है वो रेडिएशंस इमिट करते हैं और किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी है क्या चीज़, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होते हैं और रेडिएशंस को इमिट करते हैं। जो रेडिएशंस वो इमिट करते हैं उनको हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज कहते हैं। तो रेडिएशन इमिट करने का क्योंकि क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि रेडियम है या फिर यूरेनियम है। रेडियम और यूरेनियम जब भी ब्रेक डाउन होगा, किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो एज अ रिजल्ट वो क्या करेगा कि बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी इमिट करेगा, और जो एनर्जी जिस फॉर्म में एमिशन होगी वो क्या होंगे, पार्टिकल्स की फॉर्म में हो सकती है या फिर वो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करेंगे, हम उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव होता कौन सा है, द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक न्यूक्लियस इमिट रेडिएशंस आर सेड टू बी रेडियो एक्टिव। वो वाले एलिमेंट्स जिनके एटम्स रेडिएशंस को इमिट करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में लाइक यूरेनियम है, रेडियम है जिसका आपने सुना है। नेक्स्ट है जो मोस्ट कॉमनली यूज टर्म मैंने आपको पहले बताया, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द अनस्टेबल एटम इज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिव डिके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। जैसे हमने कहा कि बहुत सारे जो है एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं, रेडिएशंस इमिट करते हैं, रेडिएशंस इमिट होने की वजह से अगर उनकी ब्रेकिंग होती है, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उसकी वजह से क्या है, उसको टर्म को हम क्या कहते हैं, क्योंकि रेडिएशन जैसे जैसे वो इमिट करते जा रहे हैं इट्स मीन वो क्या होते जा रहे हैं, डिके होते जा रहे हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, इस टर्म के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो हम रेडियो एक्टिव डिके या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, द इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम एन अनस्टेबल एटम इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि जो रेडिएशंस इमिट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो ऐसे एटम्स जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, जो कि कॉन्टीन्यूसली रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं, उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं।
और कॉन्टीन्यूसली रेडिएशंस इमिट होने की वजह से वो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, तो इसी वजह से उसको हम रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी कहती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेडिएशंस के, ये जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं कि जो रेडिएशंस को इमिट करते हैं, तो ये कौन सी कितनी टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं जो कि ये इमिट करते हैं। बेसिकली जो रेडिएशंस होती हैं वो 3 टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं। और कैसे फाइंड आउट किया गया कि ये 3 टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं और किस तरह से पता चला, तो ये रदरफोर्ड ने जो था एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने एक रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज़ किया और उसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर जो है वो उनके शेडोज़ जो है वो देखे। उसके लिए उसने जो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान से रेडियो एक्टिव मटीरियल्स में से जो रेडिएशंस इमिट हो रही थी उनको पास आउट करवाया और उसके सामने जो है उसने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी। जब रेडिएशंस इन प्लेट्स के दरमियान में से पास आउट हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है बेंड हो गई, एक जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई, दूसरी जो है वो बीटा की तरफ, और जो थर्ड वन थी वो बिल्कुल स्ट्रेटली पास आउट हो गई। जिससे उसने ये फाइंड आउट किया कि इट्स मीन कि एक रेडिएशन ऐसी है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव की तरफ, जिसे हम अल्फा रेज कहते हैं। नेक्स्ट जो थी गामा रेज, जो कि ना नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई प्लेट की तरफ, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, बल्कि स्ट्रेटली जो है वो पास आउट हुई और जाके वो जो है स्क्रीन से हिट किया, तो उसको उसने कहा गामा रेज, जो कि न्यूट्रल होती हैं, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। थर्ड रेज है जो कि बीटा रेज हैं, जिसके पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई और उसको उसने जो है वो इट्स मीन के बीटा रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स वाई दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, के पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई और जो उनका स्मूथ एक स्ट्रेट पाथ था उससे वो बेंड होंगी। तो इस तरह से उन्होंने फाइंड आउट किया कि कौन कौन सी रेडिएशंस हैं। बेसिकली 3 टाइप्स की रेडिएशंस इमिट होती हैं जिनको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस कहते हैं। फिर जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया कि अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज के ऊपर कौन कौन सा चार्ज होता है, और तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फाइंड आउट किया कि 3 टाइप्स की रेडिएशंस हैं और तीनों टाइप्स की जो रेडिएशंस हैं उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट है। अल्फ़ा के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और गामास जो होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस के। ये जो हमने डिस्कस किया है कि 3 टाइप्स की रेडिएशंस इमिट हुई हैं, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और ये एक दूसरे से किस लिहाज से चेंज है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देन हम बीटा पार्टिकल्स और देन गामा पार्टिकल्स। अल्फा रेज बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज़ हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि इनकी नेचर क्या होती है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी है, इनकी आयोनाइजेशन पावर कितनी है, और फोर्थ जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि इनकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होती है या किस तरह से एक दूसरे के लिहाज से ये डिफरेंट है। अल्फ़ा रेज का हम सबसे पहले देखते हैं कि नेचर क्या है किस अल्फ़ा रेज की। नेचर बेसिकली क्या है, they consist of a stream of alpha particles इनके ऊपर जो है वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है और इनको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेलोसिटी
इनकी वेलोसिटी कैसी और कितनी होती है? जैसे कि हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल्स का जो है वो साइज़ बड़ा होता है, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो हाई वेलोसिटी होती है। About 1/10 that of light. नेक्स्ट जो होते हैं इनका हम देखेंगे कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी है। जैसे कि अल्फा रेडिएशंस का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, तो एज कंपेयर टू अदर रेडिएशंस इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि दे हैव वेरी लो पेनिट्रेटिंग पावर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी आयोनाइजेशन, कि आइदर दे कैन आयोनाइज और नॉट, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, तो इसी वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दे आर स्ट्रॉन्गली, दे कॉज स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी वो है आयनाइजेशन की। दे कॉज इंटेंस आयनाइजेशन, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन कॉज करती हैं थ्रू विच दे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे बीटा रेज की रे जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अल्फा रेज की हमने देखी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीटा रेज की क्या क्या होती हैं। बीटा रेज की हम नेचर देखेंगे। दे आर ऑल्सो स्ट्रीम ऑफ बीटा पार्टिकल्स। Having negative charge and they are represented by beta 0 minus 1 0 minus 1। नेक्स्ट इसकी वेलोसिटी हम देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी होती है इनकी। दे ट्रेवल अबाउट 10 times फास्टर देन
faster than they time travel 10 times faster than अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि जो बीटा रेज होते हैं उनका साइज जो है वो कम होता है, छोटी होती हैं साइज में एज कम्पेयर टू अल्फा रेज, दैट्स वाई दे हैव हाई वेलोसिटीज एज कम्पेयर टू द अल्फा पार्टिकल्स की। नेक्स्ट पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि इनका साइज जो है वो अल्फा पार्टिकल से छोटा होता है तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी जो है वो अल्फा रेडिएशन से ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर, बीटा पार्टिकल्स आर 100 टाइम्स मोर पेनिट्रेटिंग। टाइम्स मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा रेडिएशंस। This is because of high velocity and negotiable and negligible mass। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बीटा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा इनका मास बहुत कम होता है, इसी वजह से इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो 100 टाइम्स मोर है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स के। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम आयोनाइजेशन की देखते हैं कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन पावर कैसी होती है, कितनी होती है। आयोनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो बीटा पार्टिकल्स होती हैं वो पुअर आयोनाइजर होते हैं। ठीक है, इनका साइज स्मॉल होता है, अल्दो इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है लेकिन इनका मास जो है वो बहुत कम होता है। स्मॉल मास होने की वजह से ये क्या होते हैं कि इनकी आयोनाइजेशन पावर्स जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये पुअर आयोनाइजर होते हैं। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो हम गामा रेज की देखेंगे कि गामा रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। गामा रेज की हम नेचर देखते हैं और फिर हम उनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो देखते हैं। गामा रेज की हम नेचर देखते हैं कि जो गामा रेज होती हैं लाइक अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, जिनको हम पार्टिकल्स कहते हैं, कि गामा रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। जैसे हमने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का देखा कि वो पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम होती है जो कि फ्लो करती है, लेकिन जो गामा रेज होते हैं वो पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं होते बल्कि वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। और इनको हम सिंबलाइज करते हैं गामा रेज से। दे आर सिंबलाइज्ड एज गामा
और जैसा कि हमने पहले जब देखा था तो उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट्स मीन दे आर न्यूट्रल और दे हैव नो मास और चार्ज। यहाँ पे भी शो हो रहा है कि इनका कोई मास नहीं होता, इनके ऊपर कोई ये न्यूट्रल होती है, ना इनका कोई मास होता है और ना ही इनका कोई चार्ज होता है, इनके ऊपर कोई चार्ज होता है। नेक्स्ट हम इनकी वेलोसिटी देखते हैं कि वेलोसिटी जो होती है गामा रेज ट्रेवल्स द वेलोसिटी ऑफ gamma rays travels with the velocity of light. इनकी जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा और बीटा रेडिएशंस के, क्योंकि जैसे कि मास बताया कि इनका मास नहीं होता, तो इसी वजह से क्या है कि बहुत फास्टली जो है वो ये ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट है कि इनकी आयोनाइजेशन पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का अगर हम देखें तो जो क्योंकि गामा रेज का साइज़ नहीं है, बिल्कुल इनका कोई मास नहीं होता, तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एज वी हैव सीन दैट कि इनकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा इनकी पेनिट्रेशन पावर भी होती है। तो इसी वजह से क्या है कि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो क्या है, मोस्ट पेनिट्रेटिंग, दे हैव मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। एज कम्पेयर टू अल्फ़ा और बीटा गैमा रेडिएशंस के, दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड इवन बाय अ 5 सेंटीमीटर थिक शीट। थिक शीट 5 सेंटीमीटर की जो थिक शीट होती है उससे भी जो है वो इनको स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। आयनाइजिंग पावर, क्योंकि इनका जैसे मैंने बताया कि इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, कोई मास नहीं होता इनका, तो इनकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो बहुत वीक होती है। सो वी कैन से दैट कि दे आर वीक आयनाइजर, वीक आयनाइजर्स होते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। एक दफ़ा मैं जो है ओवरऑल रिपीट कर देती हूँ। आज हमने बेसिकली क्या क्या देखा कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अंदर कोई भी तब्दीली आती है, कोई भी चेंजेस आती हैं, तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि कोई एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस होता है और कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो है वो अकर होता है। अब जब हम उसके बाद हमने क्या कहा कि न्यूक्लियर के अंदर चेंजेस का क्या मतलब है। न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस का मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। अगर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं, और जो वो रेडिएशंस इमिट करते हैं वो 3 फॉर्म्स में रेडिएशंस इमिट करते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज की फॉर्म में। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है वो हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रदरफोर्ड ने जो है वो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया कि 3 टाइप्स की रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज, और उनके ऊपर क्या है, डिफरेंट चार्जेस हैं। चार्जेस कौन से हैं, अल्फ़ा के ऊपर प्लस चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव है, और जो गामा रेज हैं वो न्यूट्रल होती हैं, जो कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो जो है वो प्रेजेंट किया। नेक्स्ट हमने जो देखा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन देखी कि गामा अल्फ़ा बीटा गामा रेज जो है वो तीनों एक दूसरे से किस लिहाज से डिफरेंट होती हैं। उसमें हमने देखा कि अल्फ़ा की क्या है, अल्फ़ा की हमने देखा कि नेचर क्या होती है कि बीटा पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। सेकंड हमने देखा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और थर्ड जो हमने देखा कि उसको कौन सा सिंबल जो है वो यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमने उसकी वेलोसिटी देखी, तो हमने उसका वेलोसिटी का कहा कि वेलोसिटी जो है वो उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बीटा और गामा रेज अल्फ़ा रेज की जो वेलोसिटी है वो कम है। थर्ड इज़ दैट पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फ़ा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, किस वजह से, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, और तो इसी वजह से उनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम होती है। इवन वो 0.1 मिलीमीटर थिक की शीट से भी जो है वो पास आउट नहीं होती।
और इसके अलावा आयनाइजेशन का पावर देखी तो अल्फ़ा रेज़ की आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका मास साइज़ बड़ा होता है, ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा आयनाइजेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमने जो है वो बीटा रेज़ देखी। बीटा रेज़ की वजह से कि नेचर के लिहाज से क्या होती है कि ये भी पार्टिकल्स हैं। बीटा रेज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इनके रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं बीटा और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से रिजेंबल करती है, इसीलिए हम इनके लिए सिंबल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी वेलोसिटी देखा कि इनकी जो वेलोसिटी होती है, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स के कंपेयर में स्मॉल होता है, इसी वजह से बीटा पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स के कंपेयर में 10 टाइम्स मोर होती है। पेनिट्रेटिंग पावर, क्योंकि अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स का साइज़ अल्फ़ा पार्टिकल्स के कंपेयर में स्मॉल होता है, तो इसी वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर भी जो है वो ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स मोर होती है। नेक्स्ट हमने आयनाइजेशन देखा कि क्योंकि इनका साइज़ स्मॉल होता है तो इनकी आयनाइजेशन जो है वो कम होती है।